हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। और पर्यावरण का जो वीडियो है ना, जो सीरीज चल रही है हमारी पर्यावरण की, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमने बात की थी इससे पहले, जो बायोम चल रहा था, बायोम में हमने स्थलीय बायोम करा दिया था। इसके बाद में हम जलीय बायोम को देखेंगे। जलीय बायोम में आपका मैरीन है, जिसको हम समुद्रीय बायोम बोलते हैं। एक फ्रेश वाटर है, इसी में है जलीय बायोम में। समुद्री बायोम, फ्रेश वाटर है और एस्चुरी है। मैरीन में देखेंगे आप, जैसे आपका समुद्रीय बायोम है, समुद्री बायोम में देखेंगे आप जैसे ओपन सी है, सागरीय बायोम, इसको हम सागरीय बायोम या समुद्रीय बायोम भी बोलते हैं। एक फ्रेश वाटर है, लैंटिक और लोटिक, है ना। लैंटिक में जो रुका हुआ पानी होता है ना, जैसे पर्वत है ना, पहाड़ हैं और झरने वगैरह हैं, वो उसमें लैंटिक में आता है। लोटिक जो जो बहता हुआ जल होता है, जिसके तालाब है, झील है, वो इसमें आता है फ्रेश वाटर में। एस्चुरी आप देखेंगे जैसे नदियां हैं, नदियों का जो मुहाना होता है, मुहाने के बाद में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है जहाँ, उसको क्या बोलते हैं हम, एस्चुरी बोलते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें मैग्रूव है, वेटलैंड वगैरह जो आप देखेंगे वन, वो इसमें आता है जलीय बायोम में ही। जलीय बायोम को अध्ययन की दृष्टि से हमने सागरीय बायोम को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ओपन सी, बैरियर आइसलैंड और शोर लाइन मतलब तटरेखा और प्रवाल भित्ति, इन चारों प्रकार से पाया गया है। और अन्य जो पहली जो वीडियो है ना, पहली वीडियो में हमने आपको कंसेप्ट समझाया था, पढ़ने की दृष्टि कैसी होती है पर्यावरण को। फिर उसके बाद जो हमने वीडियो सेकंड पार्ट डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, और इसका इतिहास कैसा था, कहाँ से ये सब्जेक्ट पर्यावरण बना। मैंने सेकंड वीडियो दिया था, उसको भी आप देखें, क्रम से लगी हुई है प्लेलिस्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके आप देखते रहना उसको। फिर बात करेंगे, हम टॉपिक पर आते हैं, खुला समुद्र, ओपन सी। ओपन सी को हम देखेंगे प्लैंकटन, नेक्टन और वेंथस, ये 3 प्रकार का होता है ओपन सी। ओपन सी का मतलब ये है कि एक समुद्र है ना, ओपन सी है, खुला समुद्र है। खुले समुद्र में अगर आप 200 मीटर की गहराई तक जाओगे, 200 मीटर की गहराई में जाओगे तो आपको प्लैंकटन मिलेगा, है ना, 200 मीटर की गहराई पर जाने पर। और प्लैंकटन को हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक तो जूप्लैंक्टन और एक फाइटोप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन में क्या आता है, छोटी मछली आती हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ। यहाँ पर निर्माण होता है इनका, इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। क्यों, रीज़न है इसका, कारण ये है किसी चीज़ को पढ़ने से पहले कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है 200 मीटर तक ही जा पाता है, इसके नीचे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती हैं। इसलिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटी मछली शाकाहारी और मांसाहारी बनती हैं। फाइटोप्लैंक्टन में आप शैवाल और डाइटम देखेंगे, एक बहुत बड़ा भाग घिरा हुआ होता है शैवाल और डाइटम। उसके बाद देखेंगे आप नेक्टन। नेक्टन में अलग अलग गहराई पर पाए जाने वाले जो समूह होते हैं, या तो वो जीव जंतु हों या फिर वो वनस्पतियाँ हों, वो इस हिस्से में पाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं, तो बीच का हिस्सा है आपका ये, यहाँ उसकी गहराई कितनी भी हो सकती है, ये इसमें निर्धारित नहीं की गई है। इसमें जैसे आप देखेंगे डॉल्फिन है, सील है, व्हेल है, इसमें ये आदि जो जंतु हैं ये पाए जाते हैं। और सील मछली की आपको मैं बता दूं, जो समुद्र है, समुद्र से तट पे आती है तो वहाँ पर वो प्रजनन करती है। ये कशेरुकी होते हैं। और सील मछली का ये एक विशेषता है, जो तट होता है उस पर वो क्या प्रजनन करने के लिए आती है, फिर स्वतः वो अपने समुद्र में चली जाती है अपने जगह पर। आप देखेंगे बेंथस का एरिया आपका ये है, जल का जो तल होता है समुद्र का, ये तल में पाया जाता है बेंथस। तो यहाँ पर तल के समीप जो जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं समुद्र के तल में, और जो समस्त प्रजातियाँ होती हैं, है ना, इस समुद्र में जो समस्त प्रजातियाँ हैं, चाहे वो वनस्पतियाँ हैं चाहे वो जीव जंतु हैं, उसका 16% हिस्सा इसमें पाया जाता है। इस बात को याद रखना आप। और जंतु में आप पादप में देखेंगे, जंतु में स्टार फिश है, शार्क है, ऑक्टोपस है, टैग फिश है, आदि ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें।
और पादप आप देखेंगे सीवीड्स है, बड़े शैवाल हैं इसमें, जोस्टेरा है, टर्टल घास है आदि इसमें पादप पाए जाते हैं बेंथस में। तो ये आपका खुला समुद्र में आपका देखना प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथस ये मैंने कंप्लीट कराया। उसके बाद देखेंगे बैरियर द्वीप, जो बैरियर आइसलैंड होते हैं। बैरियर आइसलैंड को देखेंगे आप कि जो सागर में जो मृदा है, मृदा के जो अवसाद होते हैं उससे इसका क्या होता है, निर्माण होता है। सागर में जो अवसाद होते हैं, है ना, मृदा के साथ जो अवसाद आते हैं उससे इसका निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे ये है, मान के चलो, तो ये स्थल है, मान के चलो स्थल है ये, और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ बैरियर द्वीप का, और इधर ये समुद्र है। तो यहाँ जो स्थल पर जीव जंतु या जो भी पाए जाते हैं, है ना, जो सांस लेते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये समुद्र है और ये बैरियर, इसी में ये अवसाद के कारण यहाँ पर ये जमा हो गया और ये एक बैरियर दीवार के रूप में एक आइसलैंड बन गया। तो ये बचाव करेगा, जो समुद्र में तूफान या सुनामी आती है उससे जो तट पर रहने वाले लोग हैं, तट पर जो जीव हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, उनको बचाव करता है क्या, बैरियर द्वीप। ये स्थल और जलीय तंत्र के बीच का भाग होता है ये वाला, ये आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे आप तटरेखा, इसको बोलते हैं शोर लाइन। तटरेखा को देखेंगे, निम्न ज्वार और उच्च ज्वार का जो क्षेत्र होता है, जो बीच का हिस्सा होता है, बीच का क्षेत्र होता है, उसमें ये तटरेखा होती है ना। इसकी जलधारा, लवणता और तापमान और आर्द्रता पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये तीनों हुए। उसके बाद में आप देखेंगे कोरल रीफ, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये इम्पोर्टेंट है ओपन सी में प्लैंकटन, नेक्टन, बेंथस। उसके बाद में बैरियर द्वीप, तटरेखा, ये कम इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैंने इसको पढ़ाने की दृष्टि से आपको पढ़ा दिया है। अब देखेंगे प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति में आप देखेंगे कोरल रीफ। कोरल एक समुद्री जीव होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल का बना हुआ होता है। ये प्रवाल जो भित्ति होती है, दीवार होती है, जो रीफ होती है, उसका निर्माण करता है। ये उष्णकटिबंधीय जोन में पाया जाता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। जो आपका जो बीच का हिस्सा होगा, जैसे ये है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ, इसी हिस्से में मिलेगा मानचित्र के में। तापमान इसका 20 डिग्री से 21 डिग्री होता है, इस पर निर्भर करता है। ये तापमान इसका इतना होना चाहिए तभी ये जीवित रह पाता है। इससे अगर अत्यधिक हुआ तो दिक्कत, क्योंकि ये मर जाता है, फिर उसके बाद में इसका निर्माण हो जाता है। कम गहराई पर ही इसका निर्माण हो सकता है, जल के अवसाद इसमें नहीं होने चाहिए, है ना। और ये कड़ी के रूप में विकसित होता है। कड़ी के रूप में विकसित का मतलब ये है, जैसे ये प्रवाल है ना, और इसको जुजेंथली एक शैवाल होता है ना, और इसको प्रकाश मिलता है सूर्य से, मान के चलो, और ये न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, पोषण ग्रहण करता है। तो अगर इसको तापमान अधिक हो गया या अवसाद आ गए, कई ऐसी सारी चीज़ें इसमें फैक्टर जो प्रभाव डालते हैं, अगर ये मर जाता है, मरने के बाद में दूसरा फिर इसी के पास निर्माण होता है इसका। अगर ये भी कंडीशन में ये भी अगर मर जाता है ना, इसको भी पोषण नहीं मिल पाता है, तो फिर दोबारा से यही निर्माण हो जाता है इसका। तो एक रीफ दीवार के रूप में क्रम से चलता है, इसका निर्माण होता जाता है धीरे धीरे। कई लाख जो ये प्रवाल होते हैं इकट्ठे होते रहते हैं दीवार के रूप में, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ये एक भित्ति के रूप में होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। देखा होगा आपने कभी कभी, ये जो आइसलैंड होते हैं वो इसी के बने होते हैं। टापू जो होते हैं इसी के माध्यम से बनते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे आप, इसको हमने 3 भागों में बांटा है जो कोरल रीफ है। एक तो तटीय मतलब फ्रिंगिंग कोरल रीफ, उसके बाद अवरोधक मतलब जो बैरियर कोरल रीफ है, इसको बैरियर बोलते हैं, बैरियर। उसके बाद वलयाकार मतलब अटॉल कोरल रीफ। तटीय फ्रिंगिंग जो तटीय कोरल रीफ है, जो प्रवाल भित्ति है, महाद्वीप और द्वीपीय तट के, है ना,
हिस्से पर ही बनेगा। जैसे आप देखेंगे, भारत का नक्शा देखते हैं आप, भारत की कंडीशन कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंधीय जोन होगा, उसमें 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ। तो 30 डिग्री नॉर्थ मतलब आपको पता है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो 30 डिग्री यहाँ हुआ लगभग, है ना। तो इसी जोन में मिलेगा, मतलब आपको या तो जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ मिलेगा, है ना, ये आपकी इस जगह मिलेगा, या फिर तट के इधर मिलेगा। तो इधर तो आपको पता है बांग्लादेश है, तो इधर तो नहीं है, तो इसी जोन में मिलेगा ये आपको। ऐसे ही आप देखेंगे दक्षिण फ्लोरिडा या अंडमान निकोबार या कच्छ की या मन्नार की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में आप देखेंगे, मन्नार की खाड़ी में आप देखेंगे, या फिर आप देखेंगे कि दक्षिण फ्लोरिडा में आप देखेंगे, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में ये यहाँ पर दक्षिण फ्लोरिडा है, तो इस जगह पे आपको मिलेगा तटीय फ्रिंगिंग कोरल रीफ, एक मन्नार की खाड़ी के पास मिलेगा, जो आपका श्रीलंका एरिया है और जो भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है वहीं पे इस जगह पे मिलेगा, रामेश्वरम के पास। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ आपका फ्रिंगिंग रीफ का। उसके बाद देखेंगे आप अवरोधक बैरियर रीफ कहाँ मिलेगी। बैरियर रीफ है, जैसे इसका विकास कहाँ होता है, तट के समानांतर होता है। तट के समानांतर होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी दीवार होती है। आप ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले सकते हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लेंगे, ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण के रूप में लें तो इस जगह पर यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार पाई जाती है। वो किसकी होती है, अवरोधक प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, महान बैरियर रीफ, वो इसी की होती है, यहाँ पर पाई जाएगी। वो आपका जो पूर्वी एरिया होगा ऑस्ट्रेलिया का वहाँ। इसके बाद देखेंगे आप वलयाकार अटॉल, एक ये जो प्रवाल भित्ति है वलयाकार वाली, वो अटॉल के रूप में होती है, लैगून जैसे, जिसको हम लैगून बोलते हैं। लैगून का मतलब होता है समुद्री एरिया हो, जैसे ये समुद्र है, तो समुद्र में ये रिंग के रूप में ये प्रवालों का जमाव हो जाता है, वो रिंग का रूप ले लेते हैं। बीच में जल है, ये बीच में क्या है, जल है। ये क्या है आपका, आप अंगूठी के रूप में देखें आप, या फिर आप इसको देख सकते हैं घोड़े की नाल की तरह, कहीं कहीं पाया जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे जैसे फिजी है, फिजी जो आइसलैंड है वहाँ पे, और लक्षद्वीप है आपका, जो आइसलैंड है लक्षद्वीप भारत के आसपास ही है, तो वहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा, उदाहरण मिलेगा वलयाकार प्रवाल भित्ति का। तो ये आपका हुआ। और मैं आपको बता दूं कि सागरीय बायोम का जो कारक है जो प्रभाव कर सकते हैं, सागरीय बायोम को प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ना, जल में घुलित ऑक्सीजन, उसके बाद में तापमान के बाद देखेंगे इसमें लवणता के बाद देखेंगे पोषण, न्यूट्रिशन कैसा है। ये इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं सागरीय जो समुद्री बायोम है। सूर्य का प्रकाश कैसा होना चाहिए, है ना, आपको पता है 200 मीटर गहराई तक ही जा सकता है। उसके बाद में ये जो प्रकाश है नीचे श्वसन ले सकते हैं जीव जंतु वनस्पतियाँ, लेकिन वहाँ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण। जल में घुलित ऑक्सीजन की अगर मात्रा कम होती है या ज़्यादा होती है तो भी वनस्पतियों और जीव जंतुओं को प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये कारण है इसका। तापमान एक ऐसा होना चाहिए इसमें, मैंने आपको बताया तापमान भी अत्यधिक होगा तो दिक्कत है ना, कम रहता है तो भी दिक्कत है। लवणता का मतलब है समुद्र में जो
नमक की मात्रा है वो कैसी है, सैलिनिटी बोलते हैं जिसको। पोषण कैसा है, पोषण कम हुआ तो प्रॉब्लम है ना। पोषण अगर ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, ज़्यादा होता है सुपोषण की कंडीशन आ जाती है। सुपोषण का मतलब होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब जो जल में मल होता है वो आ जाए, है ना, अवसाद आ जाए, या फिर फॉस्फेट की क्रिया के साथ डिटर्जेंट वगैरह होते हैं जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वो मात्रा उसमें समुद्र नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। ये इसके फैक्टर हैं, कारक हैं जो सागरीय वायुओं को प्रभाव पहुंचाते हैं। तो आपको पता होगा इसके लिए, प्रवाल भित्ति के लिए हमारे बजट में भी इस बार 2020-21 में निर्मला सीतारमण जी ने बताया था कि जो लक्षद्वीप है वहाँ पर एक संरक्षण के लिए, अन्वेषण के लिए, रिसर्च सेंटर वगैरह के लिए भी पैसा दिया है और वहाँ पे एक केंद्र स्थापित किया गया है। और प्रवाल भित्ति जो इकोसिस्टम है, जो सागरीय इकोसिस्टम है, समुद्रीय ओशियन इकोसिस्टम है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है प्रवाल, है ना। प्रवाल जो होते हैं इकोसिस्टम को लाभ पहुंचाते हैं। इसके लिए लगभग जो इनका आर्थिक सहायता भी देते हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, है ना, जैसे दवाइयाँ, जैसे बीमारियों में जैसे कैंसर है, एड्स है, आदि ऐसी बीमारियाँ हैं, उस पर रिसर्च वगैरह के लिए भी जो प्रवालों का यूज किया जा रहा है बहुत सारे। और इसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है और अर्थव्यवस्था में इसका जो सहयोग है, 400 बिलियन से भी ऊपर, $400 बिलियन से भी ऊपर इसका फ़ायदा दे रहा है प्रवाल भित्तियों का। तो ये इसका लाभ है। तो इसके बाद हम आपको पारिस्थितिकी तंत्र लेके आएंगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।